हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कि झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ये आप लोग का प्रैक्टिस सेट बहुत दिनों के बाद आया है। ये आप लोग का प्रैक्टिस सेट 3 है, जिसमें कि आप लोग के फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप लोग के प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल पेपर से लिए क्वेश्चन है। अगर आपने पॉलिटेक्निक 2024 का फॉर्म फिलअप किया है तो एक बार चैनल पर जाकर जो प्रीवियस ईयर के अपलोडेड वीडियोज़ हैं उन सभी वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। बाकी जो भी नए नए प्रैक्टिस सेट लाते हैं डेली आप लोग देखा कीजिए, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और लास्ट में बताइए कि कितने क्वेश्चन को आपने सही कर पाया। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सारे क्वेश्चन आप लोग के इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। पहला क्वेश्चन देखिए, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो विचलन कोण सबसे कम होता है, किस प्रकाश का होता है? व्हेन वाइट लाइट एंटर अ ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर सो द डेविएशन इज मिनिमम फॉर द एंगल्स। देखिए, जब श्वेत प्रकाश यानी कि जो वाइट लाइट है ये एंटर करता है ना किसी कांच के प्रिज्म में, तो यहाँ पर सबसे जो कम विचलन होता है ये किस प्रकाश का होता है? देखिए, नीला, पीला, बैंगनी या फिर लाल। तो आप लोग को पता होगा, वीव की ओर आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि सबसे कम जो विचलन होता है ये होता है रेड का। उसी टाइप से सबसे ज़्यादा पूछ देगा तो हो जाएगा बैंगनी का। पहले आप लोग का आता है वी से होता है वॉयलेट, तो बैंगनी का सबसे ज़्यादा, उसी टाइप से रेड का सबसे कम। तो आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 ऑप्शन। सारा क्वेश्चन आप लोग को जो करा रहे हैं ना ये आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले प्रैक्टिस सेट में आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आप लोग का राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे, इसका रेड लाइट हो जाएगा 4 ऑप्शन। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतर होता है? विच एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑक्योर इन फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन देखिए, बताइए। रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो ये आप लोग पता होगा प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। जो प्रकाश ऊर्जा होता है ना ये रासायनिक ऊर्जा में चेंज होता है। यहाँ पर ट्रांसफर जो होता है ये प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है, फ्रॉम लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। जो पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण के जरिए जो अपना खाना बनाते हैं ये किस टाइप से बनाते हैं? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा के रूप में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। समझ गए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। तो ये आप लोग को समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आराम से देखिए, हड़बड़ी में मत देखिए। आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? द चेंज इन द फोकस डिस्टेंस ऑफ द आई इज ड्यू टू हुज एक्शन? द्वारक, रेटिना, सिलियरी मांसपेशियाँ, आँख की पुतली। द्वारक यानी कि प्यूपिल, रेटिना जो आप लोग को पता होगा, सिलियर मांसपेशियाँ यानी कि सिलियर मसल्स, आँख की पुतली यानी कि आइरिस। राइट आंसर क्या होगा? कई बार आया हुआ क्वेश्चन आप लोग का है। आई आप लोग का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास बुक होगा तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आई चैप्टर और लाइट चैप्टर। देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका? आँख की फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है ये होता है सिलियरी मांसपेशी यानी कि सिलियरी मसल्स के कारण। राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। देखिए, जिस टाइप से आप लोग के एग्जाम्स में 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, इस प्रैक्टिस सेट में भी है, तो आप लोग सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। डायनेमो से आप लोग का क्वेश्चन है। डायनेमो एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। डायनेमो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स। बताइए, डायनेमो जो डिवाइस होता है ये किस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। देखिए, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग एक बार ऑप्शन को देख लीजिएगा, बार बार हम आप लोग को नहीं बताएंगे। देखिए, डायनेमो जो डिवाइस होता है ना आप लोग को पता होगा ये क्या करता है। ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वहीं अगर आप लोग को विद्युत मोटर पूछ देगा तो आप लोग जानते होंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। तो ये आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में ढकेलती है। यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? व्हेन शॉट विद द गन पुशेस इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हाट न्यूटन्स लॉ डज इट डिपिक्ट? गति का पहला और दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का दूसरा नियम, फिर गति का पहला नियम। आप लोग को पता होगा अपोजिट डायरेक्शन में जो भी होता है यानी कि विपरीत दिशा में, ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? जैसे कि रॉकेट का हो गया, या फिर जब कोई गन जो चलाई जाती है ना तो ये अपोजिट डायरेक्शन में बंदूक जो है विपरीत दिशा में ढकेलती है, पुश करती है विपरीत दिशा में। या फिर जो नाविक होते हैं जो नाव से
बाहर आते हैं तो नाव जो है पीछे की ओर कैसे होता है, पीछे की ओर पुश होता है ना। तो इस टाइप से जो भी आप लोग का है जिसमें अपोजिट डायरेक्शन की बात होता है तो ये होता है गति का तीसरा नियम पर आधारित। शायद सभी को पता होगा, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स जो आप लोग का हो गया, ये आप लोग का सेकेंड ऑप्शन गति का तीसरा नियम। समझ गए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है। सेल्सियस में आप लोग को चेंज करना है। ऑप्शन में देखिए आप लोग को सेल्सियस दिया गया है, तो आप लोग सेल्सियस में चेंज करके बताइए कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये किसके इक्वल होता है। राइट आंसर बताइए। आप लोग को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, C/5 = F - 32/9। ये आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। ये आप लोग फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आप लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, तो इसको चेंज करने का तरीका क्या होगा, तो C/5 = F - 32/9। यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट के जगह पर एफ में से मतलब 32 - 32/9 करेंगे तो सी का मान आ जाएगा। इस टाइप से अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 9C = 0। समझ गए, तो C = 0/9, तो C = 0 होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। एक बार आप लोग खुद से कैलकुलेट कीजिए, C/5 = F - 32/9। एफ यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 - 32/9 तो 0 होगा कि नहीं। समझ गए, एक बार अपने से खुद से करके देखिए। अगर आप लोग पेन पेपर लेकर कीजिएगा तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। एक बार पेन पेपर लेकर खुद से कैलकुलेट करके देखिए। और आप लोग इस जो आप लोग को फॉर्मूला बताया CY5 = F - 32/9, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जो 32 डिग्री मान है इसको चेंज भी करके आप लोग को एग्जाम में दे सकता है। समझ गए, तो अगर आप लोग का दूसरा दे देगा तो आप लोग सेम वही, आप लोग का वही प्रोसेस रहेगा, फॉर्मूला पर आप लोग बैठा कर उसको सॉल्व कीजिएगा। समझ गए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल, बराबर। राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंचती है। सूर्य की जो ऊष्मा है, ऊष्मा यानी कि हीट, ये पृथ्वी तक किस कारण से पहुंचती है, किसके द्वारा पहुंचती है। कुछ तो कारण होगा ना पहुंचने का। जो हीट जो है पहुंचता है पृथ्वी पर, ये किस कारण से पहुंचता है, परावर्तन के चलते, चालन, विकिरण या फिर संवहन, रिफ्लेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन या फिर कन्वेक्शन। तो शायद सभी को पता होगा, रेडिएशन जो होता है इसी कारण से सूर्य की जो ऊष्मा है, हीट, वो पृथ्वी तक पहुंचती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकिरण यानी कि रेडिएशन, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पहाड़ पर ले जाने पर बैरोमीटर में पारे का तल गिर जाता है, क्योंकि किस कारण से गिरता है, क्या कारण है। व्हेन टेकन टू माउंटेन द लेवल ऑफ मर्करी इज द बैरोमीटर फेल्स बिकॉज। ऑप्शन देखिए, बताइए। पहाड़ पर वायु का दाब कम हो जाता है, पहाड़ पर वायु का दाब अधिक हो जाता है, पहाड़ पर ठंड अधिक पड़ती है, या फिर पहाड़ पर वायु में नमी कम रहती है। क्या कारण होता है कि पहाड़ पर ले जाने पर बैरोमीटर का जो होता है, ये पारे का जो पारा जो होता है ना, ये नीचे गिर जाता है। क्या कारण हो सकता है इसका, तो इसका हो सकता है पहाड़ पर वायु का दाब कम होता है। ये सभी को पता होगा कि पहाड़ जिस जिस ऊपर जाते हैं तो वायु का दाब हो कम होते जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पहाड़ पर जो वायु का दाब है ये कम हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पहाड़ पर वायु का दाब कम हो जाता है। एयर प्रेशर ऑन द माउंटेन्स इज लो। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। समझ गए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, द्रव की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल हो जाती हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, शायद सभी को पता होगा। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड ड्रॉप्स बिकम राउंड। गोल होता है किस कारण से, ये होता है पृष्ठ तनाव के चलते, यानी कि सरफेस टेंशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर ऑप्शन। समझ गए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संवेग के परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू। लागू बल यानी कि फोर्स, आवेग, इम्पल्स, दबाव, प्रेशर या कार्य, वर्क। राइट आंसर क्या होगा, संवेग की परिवर्तन की दर ये बराबर होती है बल के बराबर। आप लोग को पता होगा फॉर्मूला, डेल्टा पी इक्वल टू होता है डेल्टा एफ, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फोर्स के बराबर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है कार्य करने की क्षमता को, शक्ति, दबाव, ऊर्जा या फिर बल। राइट आंसर क्या होगा, आसान क्वेश्चन है।
कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो कमेंट आप लोग के लिए हमेशा खुला है, कभी भी आप लोग कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाकी देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, दूध से क्रीम को किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है? क्रीम फ्रॉम मिल्क इज सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन या फिर अपकेंद्रीकरण। राइट आंसर क्या होगा? दूध से क्रीम जो होता है ना, दूध में क्रीम, इसको अलग किया जाता है किस कारण से, किस विधि से? तो ये किया जाता है अपकेंद्रीकरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगलाइजेशन। इसी कारण से क्रीम को दूध से अलग किया जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? लोहा, मैग्नीज, निकेल या फिर कोबाल्ट। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा इसमें पदार्थ जो है लौह चुंबक यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है? आप लोग को पता होगा लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो एक बार पीरियोडिक टेबल आप लोग जाकर देख लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पर लोहा, निकेल और कोबाल्ट, ये तीनों जो है ना एलिमेंट, ये लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। बाकी यहाँ पर जो मैग्नीज है, ये लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, फेरोमैग्नेट सब्सटेंस। मैग्नीज जो एलिमेंट है ये नहीं होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोड्यूसर गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? आप लोग पढ़े होंगे प्रोड्यूसर गैस के बारे में, तो आप लोग बताइए कि प्रोड्यूसर गैस जो होता है ये मिक्सचर किस किस चीज़ का होता है? CO+N2, CO2+H2, CO2+N2 या फिर CON2 और H2, ये तीनों मिलाकर। राइट आंसर क्या होगा? प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है, किस चीज़ से बनाया जाता है प्रोड्यूसर गैस को? राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, CO+N2। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को मिलाकर प्रोड्यूसर गैस बनाया जाता है। समझ गए? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, यदि जिंक के दानों पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो निम्न में से कौन सी गैस बनेगी? अगर आप लोग एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जब कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है ये बाहर निकलती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए H2SO4 जो है एसिड है, और यहाँ पर जिंक जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट चाहे आप लोग का कोई भी हो, जिंक हो, लोहा हो, कोई भी हो, यहाँ पर आप लोग का देखिए ZnSO4 हो जाएगा और प्लस में H2 बाहर निकलेगा। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है यानी कि H2SO4 प्लस Zn, तो इस जगह ZnSO4 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकल रही है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, बूझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। ये आप लोग का कई बार आया हुआ है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कई सारे कैंडिडेट गलत करके आ जाते हैं। देखिए क्विक लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaO। राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना धीरे धीरे हवा में CO2 के साथ पतली परत बनाने के लिए भी क्रिया करता है। बुझा हुआ चूना अभी आप लोग को बताया CaO, जो कि CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या चीज़ बनाता है? ये बनाता है CaCO3। तो यही क्वेश्चन में पूछा है, बुझा हुआ चूना धीरे धीरे हवा में CO2 के साथ CaCO3 की पतली परत बनाने के लिए भी क्रिया करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान देने का काम करती है। ये क्या चीज़ है जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा प्रदान यानी कि एनर्जी देती है? कौन सा चीज़ है जो कि कंबाइन होती है? ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, पायरुवेट या फिर अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड? क्या चीज़ है जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंबाइन होकर ऊर्जा देती है? तो ये चीज़ है ग्लूकोज। आप लोगों को पता होगा ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा देने का काम करती है हमारे शरीर में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो किस चीज़ का उत्सर्जन होता है? N2O, NO2, NO या फिर N2? जब लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल्ट वेस को जब हीट किया जाता है तो ये जो बनता है NO2 बनता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। याद रखिएगा, जब लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल्ट वेस जब इसको हीट किया जाएगा तो ये बनता है NO2। राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर अवक्षेप का रंग कैसा होता है? जब चूने के पानी में CO2 गैस को प्रवाहित किया जाता है, जब डाला जाता है चूने के पानी में, तो रंग कैसा होगा? चूने का पानी का कलर कैसा होता है? वाइट होता है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए समाधानों में से कौन बिजली का संचालन नहीं करता है? ग्लूकोज, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। आप लोग को सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करें, ज़्यादा टाइम अब नहीं है बचा है आप लोग के एग्जाम्स के लिए।
देखिए जो कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड, ये आप लोगों को पता होगा। ये तो बिजली का संचालन या फिर गुड कंडक्टर कहिए, ये तो आप लोगों को पता होगा पहले से ही है। ग्लूकोज जो है ये बिजली का संचालन नहीं करता है, ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो कि आप लोग के बार बार एग्जाम में आता है पीएच मान से, शायद आप लोग को पहले भी कराए होंगे। ब्लड का पीएच मान क्या होता है? ब्लड का जो पीएच मान होता है ये आप लोग रट लीजिए 7.4 होता है। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आप लोग का आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, तो ये होता है 10.5, जो कि आप लोग के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोग रिपीटेड करा रहे हैं। तो ये आप लोग दोनों हमेशा के लिए याद करके रखिए कि जो ब्लड का पीएच मान होता है ये होता है 7.4 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका होता है जो 10.5। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, पाचन में सहायता के लिए आमाशय यानी कि पेट में से निकलने वाला अम्ल कौन सा होता है जो कि खाना को पचाने में मदद करता है? ये कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल? देखिए जो खाना को पचाने में मदद करता है ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो HCl होता है ना, यही खाना को पचाने में मदद करता है। तो ये तो आप लोग को पता होना चाहिए, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी नेटल की पत्तियों से स्रावित होता है जो कि दर्दनाक डंक का कारण बनता है? कौन सा एसिड होता है? मेथनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक या फिर एसिटिक? कौन सा जो एसिड है जो कि अम्ल जो कि बिच्छू बूटी नेटल की पत्तियों से स्रावित होता है? तो ये होता है मेथिनोइक अम्ल। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अत्यधिक तनु HNO3 के साथ मैग्नीज के प्रभाव से कौन सा गैस बनती है? सेम टू सेम आप लोग के डिक्टो कॉपी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए करा रहे हैं। यही टाइप के क्वेश्चन आप लोग इसी टाइप से एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। देखिए जो तनु HNO3 होता है ये मैग्नीज के प्रभाव से जो गैस बनाती है ये बनाती है हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस। फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के कण काले क्यों हो जाते हैं? एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जल्दी जल्दी कराने की कोशिश में अगर कहीं पे भी आप लोगों को कोई डाउट, कोई भी अगर आप लोग को समझ नहीं आता है क्वेश्चन, तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, आप लोग को फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए हवा के संपर्क में आने के बाद कुछ समय बाद चांदी के जो कण होते हैं, कोई भी मेटल्स या फिर कोई भी चांदी के ऑब्जेक्ट जो कि काले हो जाते हैं, ये हवा में आकर रिएक्शन करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर सल्फाइड का आवरण बनाने के लिए चांदी हवा में मौजूद सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करता है। थर्ड ऑप्शन देखिए, सिल्वर रिएक्ट्स विथ सल्फर प्रेजेंट इन द एयर टू द फॉर्म अ कवर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। समझ गए, रिएक्शन करता है हवा के साथ, तो इस टाइप से ये काला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्लोरीन की अंतिम कक्षा में, क्लोरीन जो एलिमेंट है इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप लोग ये क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है क्लोरीन का? आप लोग देखिए ये होता है 17। जब इसका अगर हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यह जाएगा 2, 8 और 7, 8, 2, 10 और 7, 17। समझ गए? तो इसका हो जाएगा अंतिम कक्षा में जो कि इसका पूछा गया है, तो अंतिम कक्षा में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को इतना तो पता होगा, जो 10th पास है ना उनको पता होगा किस टाइप से होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन 7। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी उच्च होती है विलयन का पीएच उतना ही क्या होता है? निम्न होता है, उच्च होता है। पीएच पर हाइड्रोनियम आयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह तापमान के आधार पर बढ़ता है या फिर कम होता है। एक क्वेश्चन जो कि आप लोग के पिछले साल आया था आप लोग का कि हाइड्रोनियम आयन का क्या होता है संकेत। देखिए सिंबल जो होता है ना ये होता है H3O+। अगर आप लोग का कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग को टिक लगा देना है। बाकी देखिए जो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितना भी उच्च होगा, हाई होगा, उतना ही विलयन का जो पीएच होता है उतना ही कम होता है। ये जस्ट अपोजिट होगा। अगर हाई होगा तो उसका जस्ट उल्टा निम्न होगा या फिर लो, जो भी आप लोग समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितना ही उच्च होगी उतना ही विलयन का पीएच उतना ही निम्न होता है यानी कि लो होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह का वायुमंडल घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है। HCl, HNO3, HClO4 या फिर H2SO4 किस चीज़ से बना होता है? जो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है यानी कि एटमॉस्फेयर, ये किस चीज़ से बना होता है? तो ये बना होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर को के रूप में दर्शाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCl2, CaO2, CaOCl या फिर CaOCl2? क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला? ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड है, ये होता है CaOCl2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन।
सारे क्वेश्चन को आप लोग सिर्फ देखिए नहीं, इसको आराम से नोट करते चलिए या फिर इसको कैसे भी करके याद कीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। एग्जाम के टाइम यही क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है तो आप लोग इसको नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बाकी आपसे नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा, सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ये दिए गए रंग और माध्यम के जोड़े के लिए स्थिर होता है। ये किसका नियम होता है? ये आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आता है। देखिए, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ये हमेशा समान होता है। ये जो नियम है ये है स्नेल का नियम। ये आप लोग का पिछले साल ही आप लोग का आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्नेल का नियम क्या होता है ये भी अगर आप लोग का पूछ दे तो यही हो जाएगा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा समान होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी, जो तर्जनी होता है ना, इंडेक्स फिंगर, ये किसकी दिशा दर्शाती है? विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, उत्सर्जित बल, एमिटेड फोर्स या फिर चालक गति, ड्राइव स्पीड। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो तर्जनी होता है यानी कि इंडेक्स फिंगर, ये किस चीज़ की दिशा दर्शाती है? ये दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। चलिए, ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली को घुमाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत समतल प्रेरित धारा की दिशा प्रत्येक में एक बार उलट जाती है। देखिए, हर बार एक रिवर्स आती है। ये कितने घुमाव पर आती है? 2 घुमाव, 1 घुमाव, 1/4 घुमाव या फिर आधा घुमाव पर। देखिए, राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली को जब घुमाया जाता है तो ये हर बार 1/2 यानी कि हाफ घुमाव पर, हाफ रोटेट करता है ना, तो इसी टाइप से फिर इसका जो होता है करंट रिवर्स जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? आधा घुमाव, हाफ रोटेशन। देखिए 4 ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का लैंग्वेज आप लोग का एग्जाम में भी यूज़ किया जाता है, तो सेम आप लोग का क्वेश्चन करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं में पाया जाता है? कभी कभी ऐसे आसान क्वेश्चन को एग्जाम में आप लोग को दे देता है, तो ये इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और H2O, तो शायद सभी को पता होगा जो वाटर होता है ये तीनों अवस्थाएं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? H2O यानी कि वाटर, जल। राइट आंसर 4 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान के अनुपात मौजूद होते हैं। आप लोगों को बताना है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अमोनिया में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, देखिए अमोनिया का क्या होता है? NH3 होता है। तो इसमें आप लोग को बताना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का अनुपात। मतलब कि पहले नाइट्रोजन का आप लोग द्रव्यमान निकालिए, उसके बाद हाइड्रोजन का निकालिए, और उसमें आप लोग रेशियो बताइए कितना होता है। आप लोग को द्रव्यमान निकालने आता है ना, किस टाइप से निकालते हैं इसका? मास किस टाइप से निकाला जाता है? देखिए, नाइट्रोजन का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? देखिए, एटॉमिक नंबर इसका होता है 7। और देखिए, जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, जो एटॉमिक मास होता है, ये होता है प्रोटॉन की संख्या यानी कि जो परमाणु संख्या होता है उसके और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। इसका जो प्रोटॉन की संख्या होता है ये होता है 7, और न्यूट्रॉन की संख्या होता है ये भी होता है 7। तो 7 और 7 14। अगर आप लोगों ने मास निकाला होगा कभी द्रव्यमान, तो आप लोग को पता होगा 7 और 7 14 होता है। तो नाइट्रोजन का हो जाएगा एटॉमिक मास जो होता है ये होता है 14। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुना यहाँ पर 3, अगर इसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 यहाँ पर देखिए, तो इसमें 1 गुना 3 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले 7 दूना 14 और रेशियो में 3, तो 14/3 कहाँ है? यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन 14:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? आप लोग का इसी टाइप से निकालना होता है, तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये आप लोग का रिएक्शन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज कौन सा इसमें नहीं है? दूध का फटना, फलों का पकना, जल का वाष्पीकरण या फिर कोयले का जलना। इसमें आप लोग को बताया है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कौन सा इसमें भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन पता है ना, कि जो आप लोग का रीचेंज हो जाता है और जो चेंज नहीं होगा, जैसे कि दूध का फटना, फलों का पकना, एक बार जो फल पक गया फिर से कच्चा होगा क्या? तो ये तो नहीं होगा। कोयला का जलना, जो कोयला जल गया, बर्न हो गया कोयला, वो फिर से वापस आएगा, तो ये भी नहीं होगा। दूध का फटना, ये भी तीनों जो है ये आप लोग का केमिकल चेंज है, एक बार जो हो गया हो गया। जल का वाष्पीकरण जो है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जो जल का वाष्पीकरण होता है ये होता रहता है, ये एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 37, पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला बताइए। ऑप्शन देखकर बताइए क्या होता है पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला। इसी टाइप से लगाते चलिएगा।
जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोग को लगाना जरूरी है। अगर आप लोग को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चाहिए, हर हाल में आप लोग को चाहिए अगर, तो सारा जितना भी आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जितना भी प्रैक्टिस सेट लाते हैं, पूरे क्वेश्चन को देखा कीजिए। राइट आंसर होता है, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। पता होगा कि कार्य जो है, ऊर्जा और शक्ति, कार्य ये जो है ये एक अदिश राशि है, ऊर्जा भी एक अदिश राशि होती है, शक्ति भी अदिश राशि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन संवेग। संवेग जहाँ पर भी आप लोग का आ जाता है तो एक सदिश राशि है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? जो हम लोग खाना खाते हैं उससे जो ऊर्जा मिलती है उसको किस इकाई में मापते हैं, किस यूनिट में मापते हैं, किस यूनिट में मेज़र करते हैं? केल्विन, जूल, कैलोरी या फिर सेल्सियस में? राइट आंसर क्या होगा? जो हम लोग खाते हैं उससे जो ऊर्जा मिलती है उसको कैलोरी में मापा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। केल्विन क्या होता है? केल्विन और सेल्सियस जो कि तापमान को मेजर करता है, टेम्परेचर को। जूल क्या है? ऊर्जा को मापने की इकाई। कैलोरी क्या है? खाद्य ऊर्जा यानी कि फूड एनर्जी को मेजर करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या होती है? कोबाल्ट, एम्पियर, टेस्ला या फिर ओम? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? चुंबकीय क्षेत्र को किस चीज़ में मापा जाता है? ये मापा जाता है टेस्ला में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। अब आगे के क्वेश्चन देखने से पहले मेरा 2 मिनट का बात सुनिए। जो कैंडिडेट नए होंगे उनको नहीं पता होगा, आप लोग के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो आप लोग के OMR सेट पर एग्ज़ाम होंगे। ऑफलाइन आप लोग के एग्ज़ाम होते हैं, पेपर बेस आप लोग का पेपर मिलेगा। उसी में आप लोग के 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि 50 आप लोग के फिजिक्स से, 50 केमिस्ट्री और 50 मैथ से। हर एक क्वेश्चन आप लोग के 1 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं। और अगर आप लोग गलती कर देते हैं, अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलती करते हैं ना, तो उस पर एक्स्ट्रा 0.25 एक्स्ट्रा काटा जाता है, याद रखिएगा। 0.25 एक्स्ट्रा काटा जाएगा। अगर आप लोग मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आप लोग उसको अटैम्प्ट ही नहीं करते हैं, मान लीजिए उसको कुछ बनाए ही नहीं, वह जैसा OMR में जैसा दिया गया है ऑप्शन, उसको वैसा ही वैसा छोड़ दिए, तो आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं काटा जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ये आप लोग गलती बार बार करते हैं। कई सारे कैंडिडेट को मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ, ये गलती नहीं करनी है। अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पर आप लोग के अगर ऑप्शन रहेंगे, जो आप लोग को क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको हम वैसे कि वैसे ही छोड़ देंगे, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो अगर मान लीजिए अगर आप लोग का अगर मान लीजिए गलत हो जाता है, जैसे यही क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको गलत कर देते हैं तो आप लोग का एक्स्ट्रा, अगर सही जो कर रहे हैं ना उसमें से आप लोग को 0.25 एक्स्ट्रा काटा जाएगा। अगर आप लोग 4 गलत करते हैं तो एक चीज़ आप लोग मान के चलिए, अगर आप लोग 4 गलत कर देते हैं तो 4 तो आप लोग का होगा, 0.25 एक्स्ट्रा काटा जाएगा और 4 मिलाकर आप लोग का 1 नंबर एक्स्ट्रा काटा जाएगा। समझ गए? हर एक क्वेश्चन पर आप लोग का 0.25 एक्स्ट्रा काटा जाता है, याद रखिएगा। तो आप लोग को जो आता होगा वही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा। समझ गए? अब एक और आप लोग का क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ देता है। तो देखिए, जब आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे या फिर कहीं पे भी आप लोग CSC सेंटर के थ्रू करवाए होंगे ना, तो अपना आप लोग जो फॉर्मेट लिए होंगे, प्रिंट फॉर्मेट, वहाँ पर अपना देखिएगा कि सबसे नज़दीक में कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग चूज़ किए होंगे। अगर आप लोग का नज़दीक में जो आप लोग का जहाँ पर सेंटर होगा तो आप लोग को वहीं सेंटर देगा। यही समझिए, ज़्यादा चांस रहता है, 90% चांस रहता है कि नज़दीक में ही सेंटर देता है, ज़्यादा दूर नहीं देता है। बाकी एक तो आप लोग का रांची आप लोग का होगा ही, मान के चलिए रांची सभी का होगा, क्योंकि जो रांची है झारखंड की राजधानी है। समझ गए? तो आप लोग का नज़दीक, इसका टेंशन मत लीजिए, अपना नज़दीक में ही जो आप लोग का होगा ना, जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, वहीं पे आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर देगा, वहीं पे अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। इसके लिए कोई टेंशन रहने वाला नहीं है, ठीक है? और आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो कमेंट के जरिए पूछिएगा। बाकी ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? एक लड़की बैठने की स्थिति में झूले पर झूल रही है। अगर यह खड़े होकर झूलने का निर्णय करती है तो झूले की अवधि क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, कोई बदलाव नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं? खुद से सोचिए कि एक लड़की जो है झूला झूल रही है और वह अचानक से खड़ा हो जा रही है, तो क्या होगा? झूला के जो ड्यूरेशन है ये क्या हो जाएगी? कम होगी या फिर ज़्यादा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली कम हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन, डिक्रीजेज, घट जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 42, किसी द्रव में अधिक गहराई पर दाब कैसा होता है? व्हाट इज द प्रेशर लाइक एट ग्रेट डेप्थ इन अ लिक्विड? राइट आंसर क्या होगा? जैसे जैसे आप पानी के नीचे जाएंगे या फिर कोई भी लिक्विड जिसके नीचे जाएंगे तो आपके ऊपर प्रेशर जो पड़ेगा वो क्या होगा? इंक्रीजेज होगा या फिर डिक्रीजेज, या फिर कोई परिवर्तन नहीं?
कम होगा या फिर अधिक होगा? खुद से सोचिए। अगर आप पानी के नीचे जा रहे हैं तो वैसे वैसे आपके ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा ये बढ़ते जाएगा, यानी कि इंक्रीजेज होगा। प्रेशर आप लोग के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। समझ गए? राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, अधिक। जो आपके ऊपर प्रेशर होगा ये अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। जल का घनत्व अधिकतम होता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। किस तापमान पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर। जो कैंडिडेट यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस की हैं उनका यहाँ पर गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। जल का जो घनत्व है यानी कि वाटर का जो डेंसिटी ये 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्यूरी किसकी क्या है? क्यूरी का यूनिट बताइए क्या होता है? देखिए, ऊर्जा का जो ऐसा यूनिट होता है ना, ये होता है जूल। आपको कई बार बताया। समय का होता है टाइम का सेकेंड, गति का मोशन का होता है मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होता है ये होता है क्यूरी, याद रखिएगा। ऐसे भी आप लोग ऑप्शन में देखकर जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 5 क्वेश्चन और हैं, देखकर जाइएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है, क्या कारण है? फूड गेट्स कुकड क्विकली इन प्रेशर कुकर बिकॉज। उबलते पानी की तुलना में भाप ज़्यादा गर्म होता है। कुकर में पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। कुकर से गर्मी नहीं निकल सकती, या फिर उच्च दाब के कारण पानी की क्वथनांक ऊपर उठ जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि पहाड़ पर खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो दोनों का कारण सेम ही है। प्रेशर कुकर और पहाड़ पर प्रेशर क्या होता है? वहाँ पर हाई होता है, उच्च होता है। तो उच्च दाब के कारण यानी कि हाई प्रेशर के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी कि क्वथनांक ये ऊपर आ जाता है। समझ गए? तो इस कारण से जो खाना है ये जल्दी पक जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक ऊपर उठ जाता है, यानी कि ड्यू टू हाई प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रेजेज। राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 ध्यान से देखिएगा। ऐसा न्यूमेरिकल आप लोग के एग्जाम में आता है, पिछले साल ही आता है। 1 ओम निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 ओम इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अपने से खुद से करके देखिए, आसान क्वेश्चन है, खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। 1 ओम इक्वल टू क्या होगा? 1 ओम, ओम क्या होता है? रजिस्टेंस का ऐसा यूनिट, यानी कि प्रतिरोध का। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे अगर V इक्वल टू आई आर होता है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बटा में आई। अब जैसा कि यहाँ पर 1 ओम की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर 1 ओम लिखेंगे और इक्वल टू 1 वोल्ट बटा में, सभी जगह पर सेम वही मान रहेगा, 1 वोल्ट बटा में 1 एम्पियर। तो ऑप्शन तो आप लोग को यहाँ पर दिया है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, 1 वोल्ट बटा में 1 एम्पियर। आप लोग को अभी आसान लग रहा होगा, लेकिन जो यही प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए होंगे तो उनको यही टफ लगेगा, एग्जाम में छोड़ कर आएंगे। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा डायरेक्ट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। शायद आप लोग को लग रहा हो कि मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में आया था। एक जग में 2 लीटर दूध है तो दूध का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात करना है। कैलकुलेट करके बताइए कि लीटर को मीटर में चेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 2 लीटर दूध है तो इसको मीटर क्यूब में चेंज करके बताना है। देखिए, आपको चेंज करने आना चाहिए। अगर हम मीटर को लीटर में चेंज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर मीटर को जब हम लीटर में चेंज करते हैं तो यहाँ पर 10⁻³ से गुना करते हैं, यानी कि 1000। 1000 से गुना करते हैं तो ये होता है चेंज मीटर से लीटर में। वहीं पे अगर हम लीटर से मीटर में चेंज कर रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट 10⁻³ से गुना करना होगा, यानी कि समझ गए, 2 गुना 10⁻³ से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर क्यू, जो कि आप लोग देख सकते हैं 2 गुना 10⁻³, या फिर आपको ऑप्शन में दे दे 1/10⁻3, तो ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में कि 2 लीटर दूध है तो 2 से गुना कर देंगे, तो ये तो कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 10⁻³ मीटर क्यूब। राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखकर जाइएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? शायद सभी को पता होगा, इंसुलिन जो होता है ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो बाकी हम ऑप्शन नहीं देखेंगे, राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ये आज की इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50।
देखिए कोई भी क्वेश्चन आप लोग का मैथ और बायोलॉजी का नहीं है, आप लोग का एग्जाम में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से क्वेश्चन, जिसमें कि आप लोग के हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन ये करा रहे हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया दर स्थिरांक की इकाई होती है। राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द रिएक्शन रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिसको पता होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर ट्वेल्थ में पढ़े होंगे तो उनको पता होगा, बाकी जो टेंथ में पढ़े होंगे शायद उनको नहीं पता होगा। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो अभिक्रिया की स्थिरांक होती है ये होती है पर सेकेंड, ये आप याद रखिएगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ऑर्डर का आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, कहीं से भी आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आज की इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 50 क्वेश्चन कराए आप लोग के फिजिक्स और केमिस्ट्री की। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप लोग बेझिझक कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। धन्यवाद।